नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस बायोलॉजी वाले चैनल में। आज हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, है ना। क्लास 12th का ये 11th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और कैसे उसमें चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी ना नीट के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल इसको मिस मत कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम नोट्स बनाएंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर ये क्या है, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो सिंपल बायो में आपको कुछ भी समझना होता है, आप क्या करते हैं, ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है, इसको तोड़ दीजिए। यहाँ से आप क्या निकाल लिए, बायो। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर है टेक्नोलॉजी और इधर है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के तौर पर ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंपल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कुछ तकनीक, कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे, जिसके द्वारा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कर सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक चेंज कर सके। मान लो ये एक बंदर है, बंदर, अब इसके पास ना, इसके पास बढ़ रहा है क्या, इंसुलिन। क्या बढ़ रहा है, इंसुलिन। इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कोई दूसरा बंदर है, एक और बंदर, है ना। अब इसके पास नहीं बढ़ रहा है, इसको डायबिटीज है, इसके पास इंसुलिन वाला जो जीन है वो काम नहीं कर रहा, तो इंसुलिन नहीं बढ़ रहा है इसके शरीर में। तो क्या कर रहे हैं अपन कि इस बंदर से इंसुलिन वाला जीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंसुलिन वाला जीन, और किस में डाल देंगे, इस दूसरे बंदर में। अब होगा क्या, इंसुलिन का जीन इससे किस में आ गया, इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पर इस बंदर में अब इंसुलिन बनने लगेगा, और ठीक है, तो इंसुलिन इसमें बनने लगेगा, तो ये इसको फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पर इंसुलिन का जीन निकाले, मतलब एक बंदर से जीन निकाले और किसमें डाले, दूसरे बंदर में। ठीक है, ऐसा इंसानों में होता है ना। या फिर इसको अधिकतर किया जाता है, इंसुलिन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है इकोलाई में। मतलब मान लो हमको इंसुलिन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन का जीन निकालेंगे और इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगता है। फिर उस इंसुलिन को बाद में कॉमर्शियली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आता है, कॉमर्शियली हम किसका, कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, किसके लिए, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, तो इकोलाई का यूज करते हैं। आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पर क्या है, एक बंदर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जीन हमने किस में डाल दिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो एक जीव से दूसरे जीव में जीन जा रहा है ना, तो यहाँ पर इसको भेजने के लिए, एक जीव से दूसरे जीव में भेजने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। समझ में आ गया, बायोटेक्नोलॉजी क्या हुआ, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक जीन को दूसरे जीव में भेजने के लिए, एक जीव से दूसरे में भेजने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, है ना। बहुत सारे टूल्स का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल, क्लियर हो गया। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या करते हैं, जीवों का, जीन्स का आदान प्रदान करते हैं। मान लो कोई चीज इस जीव में बढ़ रही है और दूसरे में नहीं बढ़ रही है, और इसको रिक्वायरमेंट है उस चीज की, तो हम यहाँ से वो चीज कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर। सिंपल, इसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे, कुछ टूल्स की मदद लेंगे, तो यही तो है बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह है, उसमें इंसान को डाल दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट, ये नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ पर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक जीव से दूसरे जीव में आप ट्रांसफर कर रहे हो, और ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो इसके लिए करते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी चीज अगर बन रही है, तो वो बनती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानवता की भलाई के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस शब्द का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो बेटा ध्यान से सुनना,
यहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटी सी बात जो अभी जस्ट हम लोग देखें वही है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी डील करता है किससे, टेक्निक से, किससे, टेक्निक से मतलब टूल से, और इसका यूज करेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किसमें यूज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, या फिर एंजाइम्स में जो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें, है ना, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे और वो जीवों का या फिर जीवों से बनने वाले कुछ एंजाइम्स, इन सब का यूज करेंगे ताकि हम कुछ प्रोडक्ट बना सके, क्या बना सके, कुछ प्रोडक्ट बना सके, है ना, या फिर कुछ इससे सर्विस ले सके, ठीक है। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए, किसके लिए, मानवता के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। सिंपल जो हमने इससे पहले पढ़ा तो वही बात है, यहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे जिससे हम जीवों में जेनेटिक मटेरियल का या फिर उससे बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करके हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर उससे कुछ ऐसी सर्विसेज लेंगे जिससे हम मानवता की भलाई कर सकें। सिंपल सी बात है। अब ये जो शब्द है, कौन सा शब्द, बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल इरके के द्वारा, किसके द्वारा, कार्ल इरके के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, GMO शॉर्टकट में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसमें हम किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। शब्द को ध्यान से समझना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, समझो, यहाँ एक जीव है, यहाँ दूसरा जीव है। अब होगा क्या रहा है, यहाँ से ये ए जीव और ये है बी जीव, ए से हमने क्या क्या चीजें ट्रांसफर की कहाँ पर, बी में। तो यहाँ पर कोई जीन है ना, और वो जीन इसमें नहीं है तो हम यहाँ के जीन को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ इसके पास पहले तो वो जीन नहीं था लेकिन अब तो आ गया वो जीन। तो ये पहले इसके पास नहीं था, अब है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हो गया। सिंपल सी बात है, पहले इसके पास जीन नहीं था लेकिन अब आ गया, तो ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स शब्द का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग करेंगे हम। अब ये जो हम बायोटेक्नोलॉजी में चीजें बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, वो प्रोडक्ट हम थोड़ा बनाएंगे क्या, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इंसुलिन बन रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके जीन को निकाल के यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर अगर हम इस जीव में इंसुलिन बना पा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इस इंसुलिन को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएं ताकि लोगों की मदद हो सके, है ना, मानवता की भलाई के लिए हम क्या करें, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करेंगे। जब हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, इसका हम उपयोग करते हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बना सकें। सिंपल बेटा, आप एक चम्मच ऐसे दही बना लिया, फिर एक कटोरी दही बना लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया कुछ मिला के आपने दही बना लिया दूध से, तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्या है, स्मॉल है वो, है ना, मतलब कम क्वांटिटी में है वो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी उससे बोलेंगे जब हम लार्ज, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे ताकि लोगों की हम मदद कर सकें। सिंपल ये होता है एग्जाम्पल, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो दो प्रकार के हैं, सिंपल, एक होता है ओल्ड वाला, है ना, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, और एक होता है मॉडर्न वाला। तो सिंपल क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, लोग पहले से करते हैं, जैसे कि दही बनाना, है ना, वाइन बनाना, चीज बनाना, ब्रेड बनाना, ये सब क्या है, क्लासिकल टेक्निक है। क्या है, क्लासिकल टेक्निक है, पुराना तरीका है ना। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल, दही बनाने के लिए आपको कोई चीज चाहिए तो यहाँ पर सीधा वो जीव आप ले रहे हो, स्पेशल कोई सीक्वेंस नहीं ले रहे हो, जीन वगैरह, जिससे आप उसको बना सको दही। तो इसमें क्या होता है कि जो डिजायरेबल जीन है उसके साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी चला जाता है, इस कारण से ये टेक्निक हम नॉर्मल यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसको अब बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड नहीं कर पाते, लेकिन उसका हिस्सा है, पुराने जमाने से चीज चलते आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मॉडर्न। क्या है, मॉडर्न, जिसे हम टेस्ट बेबी का बनाना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, IVF, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, सिंथेसिस
सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, हम कोई जीन बना रहे हैं, आर्टिफिशियल जीन, है ना, बहुत सारे जीन्स वगैरह टीआरएनए वगैरह से सिंथेसाइज किए गए थे, तो ऐसा हम कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एक वैक्सीन भी बना पा रहे हैं, डीएनए वैक्सीन, जैसे अभी बेटा कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, तो बहुत सारा वैक्सीन बना था। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो है वैक्सीन बना पाए किसके कारण से, इस बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच की मदद से। अगर ये नहीं रहता तो ऐसे वैक्सीन वगैरह नहीं बना पाते हम, कोरोना की वैक्सीन, ठीक है। ट्रीटमेंट कर पाते हैं कोई भी डिफेक्टिव जीन का, मान लो कोई जीन डिफेक्टिव है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका इलाज नहीं होगा ऐसे करके, है ना, उसका हम इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है उसका इलाज भी हो जाए ऐसा। तो डिफेक्टिव जीन का हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे आपके मॉडर्न 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 बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल, क्लियर, एकदम क्लियर है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर एकदम क्लियर, इसका इंट्रोडक्शन हो गया मान लो, है ना। अब सिंपल देखो बेटा, एक फेडरेशन है, एक संस्था है ना, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो इनके द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया था, वो देखिए बोर्ड में आ सकता है बेटा कि EFB के द्वारा जो डेफिनेशन, जो परिभाषा दी गई थी उसको लिखिए ऐसे करके। नीट में इसको नहीं पूछा जा सकता, इसको क्यों पूछेंगे, है ना, सिंपल सी बात। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी is the integration of natural science in organisms, उसके सेल्स, उनके पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, है ना, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना, कि इनके अनुसार से कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, या फिर जीवों में हम क्या कर सके, प्राकृतिक रूप से कोई चेंज ला सके जीन्स की मदद से, या फिर उसमें किसी प्रकार का चेंज करके तो सेल्स ले सकते हैं, उसके कोई हिस्सा ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसा यहाँ पर हम बोल रहे हैं इनके अनुसार से, इस डेफिनेशन के अनुसार से, ठीक है। पॉल बर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान से सुनना, पॉल बर्ग है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों बोल रहे होंगे मालूम, क्योंकि इन्होंने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें सफल भी हो गए थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वायरस लिया था SV40, ये एक वायरस है बेटा, क्या है, एक वायरस है। इस वायरस के जीन को कहाँ ट्रांसफर किया था, बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था। यहां से चीजें कहाँ ट्रांसफर करी थी, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें इन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ इस वायरस के जीन को हम कहाँ ट्रांसफर कर सके, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, सिंपल सी बात। अब स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इन दो साइंटिस्ट का नाम आता है, किस लिए आता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब सिंपल, डीएनए तो क्या है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा है ना, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंपल, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है मिक्स, किसी दो जीव का डीएनए। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया था, हर्बर्ट बोयर और ये स्टेनले कोहेन ने क्या किया था, एक बैक्टीरिया में पाया जाने वाला कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, फिर उस बैक्टीरिया में उस जीन के कारण उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का श्रेय जाता है स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर को। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरिया पर। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये वही बैक्टीरिया है बेटा जो क्या फैलाता है, टाइफाइड रोग, क्या फैलाता है, टाइफाइड, टाइफाइड रोग फैलाता है, सिंपल, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सी बात, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था, क्या लिया था, एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंट जीन, इस एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक बैक्टीरिया में डाला था और इस बैक्टीरिया में फिर उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया था, क्योंकि पहले वो जीन इसमें नहीं था लेकिन अब वो जीन इसमें आ गया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझ गया ना, मिक्स्ड। मिक्स मिक्स का मतलब कोई भी दो जीव का डीएनए मिला हुआ है, ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो बेटा ध्यान से, अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल का मतलब उद्देश्य बेटा, आखिर बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है बायोटेक्नोलॉजी, सिंपल सिंपल। तो पहला क्या है, पहला प्रिंसिपल है, इसके द्वारा कितने प्रिंसिपल दिए गए थे अगर सवाल आए, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कितने प्रिंसिपल दिए गए हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी के कितने प्रिंसिपल हैं टोटल। तो कितने प्रिंसिपल हैं, दो प्रिंसिपल हैं, कितने, दो प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल। ठीक है, अब दो प्रिंसिपल है तो दोनों कौन कौन से हैं, पहला है क्या, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है, जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये है पहला प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है बेटा अब मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। तो सिंपल, यहाँ पर आपके पास दो प्रिंसिपल है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा प्रिंसिपल है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट, है ना, मेंटेनेंस। तो सिंपल इसका मतलब क्या होता है मैं बस समझाता हूँ आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे कि कोई भी जीव है उसमें कोई जीन है, अब उसकी जरूरत आपको है, सबसे पहले आप उसकी पहचान करोगे कि आपको कौन सा जीन चाहिए और किसमें है। तो इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। क्या वो जीन किसी जानवर में मिल रहा है, किसी बैक्टीरिया में मिल रहा है, किसी इंसान में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन करोगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लिए, है ना, मतलब आपको जो जीन चाहिए वो चीज आपने पता कर लिया कि कहाँ है। उसके बाद उसको आइसोलेट करोगे, उसको आप निकालोगे उस जीव से, सेल से आप उस जीन को निकालोगे। ठीक है, अब वो जीन आपने निकाल लिया, फिर वो जीन आप क्या करोगे, किसी भी बैक्टीरिया में डालोगे। किस लिए डालोगे, ताकि उस जीन में कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, फिर कोई भी हो, है ना, तो उस जीन को आप उस होस्ट में डालोगे और उस होस्ट में डालने के बाद क्या करोगे आप, सिंपल आप इंतजार करोगे कि वो कब वो प्रोडक्ट बनाए जिसके लिए आपने उस बैक्टीरिया या फिर उस जीन को आपने ढूंढा था, है ना, या फिर उस जीव को ढूंढा था। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले में आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। आपने डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इस डिजायरेबल जीन को आप होस्ट में डालोगे बेटा, है, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। होस्ट क्या है, होस्ट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, या फिर कोई दूसरा जीव भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका ये जो जीन है वो रहेगा और इसमें वो प्रोटीन बनाएगा या फिर उसकी कॉपी होगी, ऐसा। तो इसमें होस्ट वही है, ठीक है, जो आपके इस डिजायरेबल जीन को कैरी करेगा, ये है होस्ट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या देख रहे हो, सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना डिजायरेबल जीन को, उस जीन को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद उसको कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट में डालोगे। होस्ट में किस लिए डाल रहे हो, ताकि आप इस जीन की कॉपी बना सको या फिर इनसे कोई प्रोडक्ट बना सको, है ना। तो होस्ट में आप क्या बनाओगे,
प्रोडक्ट। क्या बनाओगे? प्रोडक्ट। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि आपने जिस होस्ट में डाला, आपने जीन निकाला, होस्ट में डाल दिया। अब मान लो ये होस्ट है, बैक्टीरिया यहाँ पर है, तो आप इसमें रखे हो, तो इसके चारों तरफ भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, तब कैसे करोगे? बहुत सारे बैक्टीरिया ना, इसमें ग्रो करेंगे, क्योंकि आप बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करा रहे हो, तो खाने की चीज रखी हो इसमें, इस कारण से वो ग्रो कर रहा है। तो बाहर वातावरण में भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे फंगस हैं, वो भी तो इसमें आ सकते हैं ना। तो आपको क्या करना होगा कि आपका ये जो डिजायर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर आपका डिजायरेबल जीन है, केवल यही बस ग्रो करके आप इसको मेंटेन करके रखोगे। कैसे मेंटेन करोगे? ताकि बाहर की कोई भी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह इसमें ना ग्रो करे, है ना। केवल आपका जो इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो जीव है, वही ग्रो करे। इसके लिए आप उसको मेंटेन करके रखो। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, स्टेराइल का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री। ऐसा कंटामिनेशन फ्री, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट आप तैयार करके रखोगे, है ना। जैसे सिंपल एक कमरा है, इसमें हो सकता है बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हो, तो आपने क्या किया, यहाँ के बैक्टीरिया, फंगस सबको मारने के लिए यूवी लाइट लगा दिए। तो एक कमरे में यूवी लाइट जला दिए पूरा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर अब कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं, क्योंकि यूवी लाइट से आपने सबको मार दिया। उसके बाद अगर आपने जो डिजायरेबल बैक्टीरिया, जिसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले हो, उसको यहाँ पर ग्रो करा रहे हो, तो केवल वही बस है और कोई दूसरा तो नहीं है। तो यहाँ इसको कोई दिक्कत है ग्रो करने में? नहीं, है ना। तो सिंपल आपने क्या किया है, पहले यूवी लाइट जला दिए, सबको मार दिए, फिर यूवी लाइट बंद कर दिए, फिर आप आए हो सिंपल उस बैक्टीरिया को पकड़ के, है ना, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको आप ग्रो करा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा इसको इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हम कंटामिनेशन से बच सके, है ना। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि वो उसमें किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रो ना करे, केवल आपका डिजायरेबल जीन ही ग्रो करे। तो सिंपल, क्लियर, दो प्रिंसिपल है। पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना, है ना। यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको होस्ट में डाल रहे हैं, तो इसके जीन में आ गया वो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ पर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम मेंटेन करके रख रहे हैं, ताकि हमारा केवल डिजायरेबल जीन ही क्या हो, ग्रो कर पाए, या फिर उसी की ही कॉपी हो, ऐसा। ठीक है, सिंपल, क्लियर। ये है सिंपल, आपके नॉर्मल लिखने के लिए है, दो प्रिंसिपल है। पहला है ये, है ना, और दूसरा है ये वाला। ठीक है, तो ये, तो पहला क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन भी बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं आपके पास सिंपल दो प्रिंसिपल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कहे हो, एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें आप अल्टर कर रहे, चेंज कर रहे नेचर किसका, जेनेटिक मटेरियल का, है ना। एंड इसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कहाँ पर, होस्ट में, किसमें, होस्ट में, ताकि वो वहां पर उसको कॉपी कर सके, उसका मतलब प्रोडक्ट बना सके उस जीन से। तो ये होता है, जिससे चेंज हो जाता है फिनोटाइप किसका, होस्ट ऑर्गेनिज्म का। सिंपल, तो ये होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद ये मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस का मतलब होता है उसको मेंटेन करके रखना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से वो बच सके, इस कारण से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, केवल ओनली आपका जो डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही बस ग्रो कर पाएगा, और कोई दूसरा नहीं। ये होता है। तो इसका फायदा क्या है, यहाँ से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन बना सकते हैं, हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके पास, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। कोई डाउट इसमें नहीं ना, एकदम इजी। देखो, सिंपल बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है
कि हम प्रिजर्व करके रखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? वेरिएशन। सिंपल, ध्यान से सुनना और समझना। सिंपल क्या है, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी फिजन, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या, बाइनरी फिजन। ठीक है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई एक बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया, है ना। अब इसके पास यहाँ पर ऐसे पूरा डीएनए पड़ा हुआ है, सिंपल। अब ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा ग्रो करेगा तो एक सेल से दो सेल बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, इससे ऐसे दो सेल बना लेते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया, यहाँ दूसरा बैक्टीरिया, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, है ना, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसा। तो एक सेल से दो सेल बन गए, है ना। तो सिंपल, यहाँ पर क्या होता है, ये जो डॉटर्स इसके बने हैं, मतलब जिसके जो संतान बने हैं यहाँ पर, वो एकदम सेम रहते हैं अपने पेरेंट की तरह, एकदम 1% भी चेंज नहीं आता, एकदम सेम टू सेम रहते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये माइटोसिस के द्वारा विभाजित करते हैं, तो सेम टू सेम अपने पेरेंट सेल की तरह होते हैं। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस, क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन जी, है ना। तो माइटोसिस होता है तो सेम अपने पेरेंट की तरह उसके संतान बनते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ जैसा जीन था वैसा का वैसा यहाँ पर भी है, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जैसा उसका पेरेंट्स का डीएनए था वैसा का वैसा उसके संतान का भी है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनेंगे। अब इसमें होता है गैमीट बनने के टाइम पर क्या, मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस। अब मियोसिस होता है तो मियोसिस में एक प्रोसेस भी होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, चेंज। है ना, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, एक क्रोमोसोम से दूसरे में चला जाता है, ऐसे। तो यहाँ पर जैसे पेरेंट्स में रहते हैं वैसे उसके बच्चों में नहीं रहते। जैसे हमारे अंदर ही देख लीजिए, इंसानों में क्या होता है, हम एकदम सेम टू सेम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, है ना। नहीं, दोनों से एकदम मिलते हैं, थोड़ा मतलब डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो डिफरेंस रहता है, ये डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस में, है ना। आपको अगर क्रॉसिंग ओवर का स्टेज भी पूछे तो आप बता सकते हो ये कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है आपका प्रोफेज में। किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन स्टेज में, पेकाइटिन, ठीक है, पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो समझ गए ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल सेव है, प्रिजर्व है, जैसे उसके पेरेंट का है वैसे का वैसा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशन। तो वेरिएशन किसके कारण है, मियोसिस के कारण। यहाँ पर मियोसिस होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया भी हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर होता है तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, उसमें एक्सचेंज हो जाता है, एक क्रोमोसोम का जो जीन है या फिर जो हिस्सा है वो दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है। तो ये हमको चेंज देखने को मिलता है, किसमें, क्रॉसिंग ओवर के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसको समझने में, एकदम इजी है। 3 बेसिक स्टेप्स, बायोटेक्नोलॉजी के 3 बेसिक स्टेप्स है ना। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं लेकिन बेसिक स्टेप्स बोले तो 3 है ना। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन करना, किसका आइडेंटिफिकेशन, जीन ऑफ इंटरेस्ट का, किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद
इंट्रोडक्शन, किसमें इंट्रोडक्शन करेंगे हम? होस्ट में। किसमें? होस्ट में। जो आपका जो डिजायरेबल जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप होस्ट में डालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? मेंटेनेंस देखोगे। इसका मेंटेनेंस देखोगे? होस्ट का, ताकि आपका जो डिजायरेबल जीन है वो सही सही रेप्लिकेट हो, है ना, और उसकी बढ़िया कॉपी बने और उससे आप प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सको। सिंपल ये है, ठीक है, सिंपल। समझ में आया ना? 3 बेसिक स्टेप्स है और बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपने उसको पहचान लिया, उसके बाद इसको आपको आइसोलेट करना है, डीएनए को निकालना भी है। डीएनए निकाल लोगे, उसके बाद फिर आप उसको होस्ट में डालोगे। पहले कट करना पड़ता है डीएनए को, तो पूरा स्टेप अभी लिख लेते हैं, है ना। तो आप सिंपल यहाँ पर देखिए क्या है, एक बढ़िया सुंदर कन्या है, इसका डीएनए, इसमें इंसुलिन का जीन हम निकाल रहे हैं, तो ये डीएनए से हमने इंसुलिन का जीन, यहाँ पर है इंसुलिन का जीन, तो ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने ये डीएनए निकाला और डीएनए को कट किया, उसके बाद आपने किस में डाला? होस्ट में। यहाँ से आप किस में डाल रहे हैं? होस्ट में। ये है होस्ट आपका। होस्ट क्या है? बैक्टीरिया है। होस्ट क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये ऐसा सिंपल ये करते हो। तो आप यहाँ पर बेसिक स्टेप क्या है, आपने पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट पहचाना, उसके बाद इसको आपने कट करके, यहाँ से कट करके कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो? होस्ट में। अब होस्ट में आपने यहाँ पर ये जो डीएनए है ऐसा रख दिया है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, तो ये आप इसको मेंटेन करके रखोगे ताकि ये क्या ना हो, कंटामिनेशन ना हो, है ना, मतलब कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट आप बना के रखोगे, केवल यही बस ग्रो करे ऐसा करके। ठीक, क्लियर? सिंपल बेटा। अब मैं ना आप लोगों को स्टेप बता देता हूँ। सिंपल हमको करना क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, स्टेप्स, स्टेप्स, है ना। हमको करना क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले पहचानना है। क्या पहचानना है? कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो जीन चाहिए वो कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। ठीक है, सिंपल। आपको जीन पहचानना है कि वो जीन कहाँ मिलेगा, किस में मिलेगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने जीन पहचान लिया, अब उस जीन को आपको निकालना भी है सेल से, तो उसको आप आइसोलेट करोगे। क्या करोगे? आइसोलेट, आइसोलेट करना। आइसोलेट किए, आइसोलेट का मतलब होता है निकालना उसको। सेल में ही रह रहे कर लोगे क्या? उस सेल से आपको जीन को, डीएनए को निकालना है। डीएनए में रहता है जीन, है ना। डीएनए का कोई हिस्सा जो प्रोटीन बनाने में काम मतलब भाग लेता है उसको बोलते हैं जीन। तो जो जीन है उससे आपको क्या करना है, वो निकालना है सेल से जीन को। तो आप क्या कर रहे हो? सिंपल उस सेल को तोड़ के, उसके अंदर न्यूक्लियस है उसको भी तोड़ के आपने क्या कर लिया? डीएनए निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। तीसरा, आप फिर इस डीएनए को, बहुत लंबा है तो आपका डिजायरेबल जीन सब जगह तो नहीं है, इस छोटे से पर्टिकुलर जगह में है। सिंपल, ये इतना लंबा डीएनए है और आपका जीन यहाँ पर है इतू सा, है ना। तो आपको ये नहीं चाहिए, इधर भी नहीं चाहिए, तो हिस्सा कट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? उसको पहले कट करोगे, है ना। तो कट करने के लिए आप क्या करते हैं? इसको सिंपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करते हो। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा आप क्या करोगे? कट करोगे। किसको कट करोगे? आप इस जो डीएनए को निकाले उसको, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करोगे। उसके बाद चौथा स्टेप, आप इसको होस्ट में डालोगे। होस्ट में इंट्रोड्यूस, होस्ट, होस्ट में डाल लिए, है ना। तो होस्ट में डालने के लिए आपको क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर। तो आप वेक्टर का यूज करोगे। वेक्टर का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। वेक्टर का मतलब होता है गाड़ी जिसमें बैठ के आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। ये जो जीन है वो बैठ के इसी में जाता है, होस्ट में। तो ये है पांचवा। फिर आप मेंटेन करके रखो, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये है मेंटेनेंस। तो सिंपल ऐसे कुछ स्टेप्स हैं, है ना, ये बेसिक स्टेप्स जो आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसको।
सिंपल बेटा ध्यान से सुनो। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स का मतलब क्या? टूल्स का मतलब औजार, लोहा, हथौड़ी, खीला, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल बेटा, टूल्स का मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद हम लेंगे क्या करने में, बायोटेक्नोलॉजी को साकार करने में, या फिर एक जीव से डीएनए निकालने में और उस डीएनए को किसी दूसरे जीव में डालने में। तो वो कुछ टूल्स हैं, है ना, मतलब इस कुछ औजार हैं, कुछ तरीके हैं जिसकी हम मदद लेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है, पहला टूल कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है इसको। क्यों मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूल का मतलब डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो बायोमॉलिक्यूल है, इस कारण से वो मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, डीएनए को कट करेगा ना, इसलिए इसको बोल रहा है मॉलिक्यूलर सीजर। सिंपल। तो आपको डीएनए कट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको आगे बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलता है, ईस्ट में मिलता है ना, बैक्टीरिया में मिलेगा या फिर और किस में मिलेगा, किस में डिस्कवर किया गया था, ये सब हम बताएंगे आपको। पॉलीमरेज एंजाइम। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डीएनए है, डीएनए से आप क्या करोगे, आप जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डीएनए है ना, तो उसको आप क्या करोगे, उसकी कॉपी बनाओगे ना। बहुत सारी कॉपी चाहिए आपको, बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट प्रोटीन बनाना है, तो एक जीन से बहुत सारा प्रोटीन बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, उस जीन की कॉपी करोगे, बहुत सारी कॉपी बनाओगे ताकि आपको क्या मिल सके, बहुत सारा प्रोडक्ट मिल सके। तो यहाँ पर आपको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो ये पॉलीमरेज क्या करेगा, उस डीएनए की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपी बनाएगा। तो कॉपी करने के लिए ये चाहिए। उसके बाद होस्ट चाहिए। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी एक जीव जिसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सको, तो होस्ट चाहिए। लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्यों चाहिए? दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? लाइगेज एंजाइम। इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू। सिंपल, लाइगेज एंजाइम। तो ये है आपका लाइगेज एंजाइम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। ठीक है, ये बेटा किसमें मदद करता है? इसका काम है केवल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ना। किसको जोड़ना? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब जो पढ़ चुके हैं उसको मालूम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है ना। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड वो होता है जो डीएनए का जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन, ये ऐसा, ये स्ट्रेन ऐसा, तो ये जो स्ट्रेन बना होता है वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ के बना होता है। शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर वो स्ट्रेन बना है, उनके बीच मिलता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को, ये जो हिस्सा है, इसी को जोड़ने के लिए मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए रहता है। क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए, कुछ वेक्टर्स जो क्या करें, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ले अपने साथ में बिठाए और उसको होस्ट में जाके पहुंचा दे। तो आपको चाहिए वेक्टर, इसको बोला जाता है व्हीकल। क्या बोला जाता है? व्हीकल। क्या बोला जाता है? व्हीकल बोला जाता है। व्हीकल मतलब होता है गाड़ी। सिंपल, डीएनए व्हीकल है, तो ये है वेक्टर्स। तो सिंपल आपको क्या क्या चाहिए था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, होस्ट चाहिए जिसमें आप डाल सको क्लोनिंग करने के लिए या फिर प्रोटीन बनाने के लिए, लाइगेज एंजाइम चाहिए, डीएनए फ्रेगमेंट जो डीएनए के टुकड़े हैं उसको जोड़ने के लिए, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए ताकि इस गाड़ी में बैठ के उसको आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचा सको किसी होस्ट में। तो ये है क्लियर। सिंपल बेटा, स्टेप्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को हम पढ़ेंगे, टूल्स भी इसके साथ में इंक्लूड है। ध्यान से सुनना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपको पता चल गया, आइडेंटिफाई कर लिया आप कि आपको कौन सा जीन चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर है हमारा ये जो डीएनए है वो ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, ये सेल है, इससे आपको डीएनए निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, सेल को तोड़ोगे, सेल के अंदर पड़ा हुआ है डीएनए, तो उस डीएनए को निकालोगे फिर बाद में। तो उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि कैसे हम उस डीएनए को निकालेंगे। तो सेल किससे प्राप्त कर सकते हो? सिंपल, एक ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरिया है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास फंगस,
तीसरा है आपके पास प्लांट, और चौथा ऑप्शन है एनिमल सेल का भी आप यूज कर सकते हो, है ना। मान लो एनिमल में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एनिमल का जीन चाहिए तो आप एनिमल भी यूज करोगे, है ना। तो सिंपल एनिमल भी आप यूज करोगे, ठीक है, एनिमल। तो आप सिंपल आपके पास यहाँ पर ये 4 सेल है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से ये जो 3 सेल हैं, तीनों में एक खासियत है कि इनके पास क्या होता है, सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सिंपल इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, वो लेयर कौन सी है, सेल वॉल। तो आपको यहाँ पर एक एक दरवाजा या फिर एक एक दीवार अलग अलग एंजाइम से तोड़ना पड़ेगा। सेल वॉल मान लो सबका अलग अलग से बना है ना, अलग अलग कंपोनेंट है इसके। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना रहता है वो किससे बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान। फंगस का जो सेल वॉल बना रहता है वो किससे बनाता है, काइटिन से। और प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना रहता है, सेल्यूलोज से, है ना। तो सिंपल आपको सबसे पहले सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। तो सेल वॉल तोड़ने के लिए आप एंजाइम यूज करोगे। एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम, जिसकी मदद से आप पेप्टाइडोग्लाइकान को तोड़ रहे हो। काइटिन है, काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम आपको मिल जाएगा बेटा। कोई एक फंगस है ट्राइकोडर्मा करके, वो काइटिनेज एंजाइम बनाता है, तो उससे आप काइटिनेज एंजाइम प्राप्त कर सकते हो। तो ये काइटिन आपने तोड़ लिया। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तोड़ने के लिए आपको चाहिए सेल्यूलेज, सेल्यूलेज, सिंपल। तो ये एंजाइम है, इसकी मदद से आपने इसके सेल का बाहरी दरवाजा तोड़ दिया, बाहरी जो दीवार है वो आपने तोड़ दी, सिंपल, ऐसा मानो। सिंपल ये हो गया। अब क्या बचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने की। लिपिड और प्रोटीन का लेयर है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है ये, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपल ये इसके अंदर है ऐसा डीएनए, है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाओगे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये ऐसा ट्यूब रहता है, ये ट्यूब है, इसमें ऐसे डीएनए पड़े हुए हैं, डीएनए बोल रहा हूँ, ये ऐसे सेल को आपने इसमें रख दिया, इसमें लिक्विड में ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है जिसमें से घूमता है वो। अब जैसे जैसे घुमा, सेल रप्चर हुआ, ऐसे टूटा सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म वगैरह सब चीज बिखर गया, सब चीज बिखर गया यहाँ पर, है ना, सब चीज बिखरा है। सिंपल ध्यान से सुनना। तो इस जो सस्पेंशन है यहाँ पर, ये जो आपको मिला है यहाँ इस लिक्विड मीडियम में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो सेल में क्या क्या रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है वो मिलेंगे, ठीक है। और डीएनए भी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिला क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। आपको मिला प्रोटीन, क्या मिला, प्रोटीन। आपको मिला लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खुद लिपिड और प्रोटीन से बना होता है तो ये तो मिलेगा ना। उसके बाद आपको मिला आरएनए, क्या मिला, आरएनए। फिर आपको मिला डीएनए, क्या मिला, डीएनए। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस ट्यूब में इतनी चीजें हैं। अब आपके इंटरेस्ट वाली चीज क्या है, आपको इसमें से क्या चाहिए, डीएनए। मुझे तो डीएनए चाहिए भाई, डीएनए में ही वो जीन है, तो मुझे क्या चाहिए, डीएनए। तो ये बाकी चीजें आपको नहीं चाहिए, है ना। तो सिंपल इसको तोड़ने वाला एंजाइम आप इसमें डाल दो। तो सिंपल आप क्या करें, कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए एक एंजाइम डाल दिए, है ना, कोई सा भी एमाइलेज वगैरह कुछ भी डाल दिए तो कार्बोहाइड्रेट टूट गया। प्रोटीन को तोड़ने के लिए आपने डाल दिया क्या, प्रोटीएज, प्रोटीएज। लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज। उसके बाद आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, है ना। तो ये चीजें हो टूट गई। अब डीएनए है तो डीएनए आपके पास बच गया और कुछ नहीं है इसमें, केवल क्या है, डीएनए। तो डीएनए को आप ऐसा क्या करोगे, स्टूप से ऐसे निकाल लो, धागे की तरह है, तो ऐसे आपने उसको आइसोलेट कर लिया डीएनए को। सिंपल निकाल लेना, किसको निकाल लिया, डीएनए को। तो डीएनए को निकालना क्या कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। उस ट्यूब से डीएनए को आप ऐसे निकालोगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पूलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, चिल्ड इथेनॉल रहता है, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालने पर डीएनए क्या होता है, ऐसे फ्लोट करने लगता है और उसको आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पूलिंग।
सिंपल, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो ये आपका डीएनए मिल गया। अब सिंपल एक सवाल आता है कि आपको सिंपल डीएनए को तोड़ने वाला एक एंजाइम आता है डीएनएज, तो आप इस मीडियम में यहाँ पर इस ट्यूब में आप डीएनएज एंजाइम डालोगे क्या? सिंपल, आपको क्या चाहिए? डीएनए। तो अगर आपने डीएनए एंजाइम डाला तो डीएनए टूट जाएगा, तो डीएनए टूट गया तो आपको फिर डीएनए मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर डीएनए एंजाइम नहीं डालोगे, डीएनए एंजाइम आप क्या करोगे? नहीं डालोगे, नहीं डालोगे। ठीक है, सिंपल, क्योंकि आपको डीएनए चाहिए तो आप डीएनए एंजाइम नहीं डालोगे। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिंपल, आपके पास अब डीएनए मिल गया, आपने आइसोलेट कर लिया डीएनए को, है ना? डीएनए को आपने आइसोलेट कर लिया। अब बारी आती है उस डीएनए में आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको पहले आपको कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कट करोगे डीएनए को। तो कट करने के लिए आप यूज करते हो क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? कि कट करने का काम करता है। सिंपल है ना? इसको क्या बोलते हैं अपन? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, लिखवाया था आपको, है ना? तो ये है डीएनए को कट करेगा। तो ये 1963 में हुआ क्या था, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है तो ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। 1963 में दो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे बैक्टीरिया में। वो बैक्टीरिया कौन सा है? इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया में दो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे। एक एंजाइम था जो डीएनए में मेथिल ग्रुप 8 करता है। क्या करता है? मेथिल ग्रुप 8 करता है डीएनए में। और दूसरा एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ता था, डीएनए को तोड़ता था, काटता था। तो इसको कैसे डिस्कवर किए? ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई, उसमें ऐसा बैक्टीरियोफेज आता है, हमला करता है। तो एक समय के बाद इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स डेवलप हो गए जो क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरियोफेज जैसे ही आता है, ये अपना डीएनए इसके अंदर ऐसे छोड़ा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके डीएनए को ऐसे पूरा काट देता है, ऐसे पूरा काट देता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया के अंदर वो डेवलप हो गया है, इसके कारण बैक्टीरियोफेज के बार बार हमला करने के कारण। तो दो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे 1963 में। एक था जो मेथिल ग्रुप 8 करता था डीएनए में, और एक जो डीएनए को तोड़ देता था, उसको बोलते थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, किसमें डिस्कवर किए गए थे? इकोलाई में। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो ये एक एंजाइम है जो मेथिल ग्रुप 8 करता है, ये क्या करता है? इस बैक्टीरिया के डीएनए में, खुद के डीएनए में वो क्या कर रहा है? मेथिल ग्रुप CH3 क्या कर रहा है? CH3 मेथिल ग्रुप 8 कर रहा है खुद के डीएनए में। अब जहां पर मेथिल ग्रुप रहता है वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करता, मतलब उसको तोड़ता नहीं है, वो उसको पहचान लेता है, नहीं मेथिल ग्रुप है तो ये अपना डीएनए ऐसे करे। ठीक है, तो ये खुद के डीएनए में मेथिल ग्रुप 8 कर लिया, लेकिन जो फॉरेन डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, इसमें तो नहीं था, इसके डीएनए में नहीं था वो, है ना? इस कारण से ये मेथिल ग्रुप इसमें नहीं रहता है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है। सिंपल, क्या समझे अभी तक? 1963 में दो एंजाइम डिस्कवर हुए, एक जो मेथिल ग्रुप 8 कर रहा था और दूसरा जो डीएनए को तोड़ रहा था। और ये खुद के डीएनए को इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि इसका खुद का डीएनए क्या है? मेथाइलेटेड है ना? और ये क्या करता है? जो फॉरेन डीएनए, फॉरेन का मतलब जो बाहर से इसके ऊपर हमला करके आया है डीएनए, है ना, वो डीएनए को ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से तोड़ दे रहा है। सिंपल, कोई डाउट इसमें नहीं, है ना? तो ये होता है, क्लियर ना? अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम है। कैसा एंजाइम? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, समझ गया ना? न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है। तो न्यूक्लियस एंजाइम, तो ये दो प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियेज और एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज। एंडो का मतलब अंदर, है ना, जो कहाँ कट करे? डीएनए के अंदर में कट करे। ये डीएनए है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इतना लंबा डीएनए, अगर इन किनारों को छोड़कर, इन किनारों को छोड़कर कहीं पर भी अंदर में डीएनए कट करे, चाहे यहाँ कट करे, चाहे यहाँ कट करे, चाहे यहाँ कट करे, यहाँ, यहाँ, चाहे यहाँ, इन किनारों को छोड़कर कहीं भी कट करे, तो ऐसे एंजाइम को बोला जाता है क्या? एंडोन्यूक्लियस।
ये सब क्या कहलाएंगे? एंडो न्यूक्लियस। सिंपल है ना, कहीं भी कट करे वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस का मतलब एक्सो, एग्जिट है ना, एग्जिट का मतलब बाहर, बाहर मतलब किनारा, तो ये है ना बाहर साइड में, बाहर की तरफ ये किनारे पे अगर ये कट करता है आखिरी में, एंड साइड में है ना, तो एंड में जो डीएनए कट करता है जो एंजाइम, उसको बोलते हैं क्या? एक्सो न्यूक्लियस। सिंपल है ना। आपको 2019 में क्या पूछा गया था सवाल, मैं बता रहा हूँ नेट में, कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के एंड में कट करता है ना? तो एंडोन्यूक्लियस था, एक्सोन्यूक्लियस था, और और दो ऑप्शन थे, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ करके। तो आप बताइए कि डीएनए के एंड में कौन सा कट कर रहा है? एंड मतलब लास्ट में कौन कट कर रहा है? एक्सोन्यूक्लियस। आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सोन्यूक्लियस। आप एंड है तो एंडो मत समझ लेना, एंडो का मतलब होता है अंदर, है ना। तो सिंपल एंड का मतलब यहाँ पर है लास्ट में, बाहर, ऐसे। तो सिंपल ये एंजाइम के नाम आप बिल्कुल मत भूलें, ठीक, ये ठीक है ना। एंडोन्यूक्लियस कहीं पर भी कट कर सकता है अंदर में, वो एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस यहाँ कट करेगा एकदम लास्ट में, एंड में, है ना, एंड में। सिंपल। तो ये है न्यूक्लियस एंजाइम। 2010 वगैरह में इससे सवाल आया गया था, तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर ना करें, एंडोन्यूक्लियस से सवाल पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करेंगे तो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल। तो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो एंडोन्यूक्लियस भी है ना। तो एंडोन्यूक्लियस के कारण आप इसको आप पढ़ रहे हो, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। सिंपल। ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये जो एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो कहाँ पर कट करते हैं? सिंपल। डीएनए के पास 3 प्रकार के बॉन्ड रहते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीनों में से कौन सा बॉन्ड कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? सिंपल ध्यान रखेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर कट करता है। कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये बिल्कुल मार करके रखेंगे आप, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर कट करता है। ये जो है ना, ये ब्रांच ये कट होती है, अंदर का बॉन्ड वगैरह थोड़ी कट करेगा, बाहर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो कट करता है। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट इसमें? एकदम इजी, ठीक। देखिए सिंपल, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, आपको बताया था मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पर क्या करते हैं? कट करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हर जगह पर कट नहीं करता, कोई स्पेशल सीक्वेंस रहता है डीएनए का, उसको पहचानेगा, वहीं पर कट करेगा, ठीक है। ये नीट का सवाल है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, क्या वो रैंडम कट करता है या फिर स्पेसिफिक साइट पर कट करता है? तो कहाँ पर कट कर रहा है? स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। उस साइट को बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोला जाता है? रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो जैसे कि एक एंजाइम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इको आर वन। इको आर वन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये एंजाइम एक स्पेशल सीक्वेंस पर कट कर गया, ऐसा कुछ स्पेशल सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, GAATTC, है ना, ये है TTC। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? CTTAAG। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, वो ऐसा, मतलब ये एंजाइम कोई दूसरी जगह पर कट नहीं करेगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये सीक्वेंस हो, उल्टा सीधा एक समान। यहाँ से पढ़ोगे तो GAATTC आना चाहिए, यहाँ से पढ़ो तो भी GAATTC आना चाहिए। देखो GAATTC, यहाँ से भी GAATTC। इन सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इन सीक्वेंस में कट करेगा, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करता है, रैंडम कहीं पर भी कट नहीं करता रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? एकदम क्लियर। सबसे पहली बार इसको वार्नर आर्बर के द्वारा क्या किया था? ऑब्जर्व किया गया था, किसमें? इकोलाई में। किसमें? इकोलाई में। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सबसे पहली बार किसमें देखा गया था? इकोलाई में देखा गया था, ठीक है। फर्स्ट आइसोलेटेड
पहली बार इसको आइसोलेट किए, आइसोलेट करने का मतलब इसको निकाले, आइसोलेट किए किसके द्वारा, स्मिथ के द्वारा, किसके द्वारा, स्मिथ, स्मिथ के द्वारा इसको सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया था। तो क्या ई कोलाई में किया गया था आइसोलेट, नहीं, यहाँ पर स्पेशल नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। सिंपल, ध्यान से सुनना और समझना, पहली बार देखा गया था किसमें, ई कोलाई में, लेकिन पहली बार जो एंजाइम निकाला गया था उस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये बैक्टीरिया का नाम है ना, इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। अब सिंपल सी बात है, जिस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, तो जो पहला एंजाइम इन्होंने निकाला था उसके कुछ ना कुछ तो नाम रखे होंगे ना, तो नाम रखा गया था इनके अनुसार से, जैसा बैक्टीरिया का नाम है वैसा ही हम इसका एंजाइम का नाम भी रखेंगे। तो यहाँ पर इसका जीनस का एक अक्षर लेंगे और स्पीसीज का 2 अक्षर लेंगे, तो एच और यहाँ का IN, ऐसा वैसा नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेन का भी नाम है, कौन सा स्ट्रेन था, RD स्ट्रेन था, जिससे डिस्कवर किया गया था, आइसोलेट किया गया था। एंजाइम, एंजाइम का नाम है हिंद 2, क्या है, हिंद 2। ऑल इंडिया PMT 2015 में पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, उस एंजाइम का नाम क्या है, हिंद 2, है ना। H से हीमोफिलस, IN से इन्फ्लुएंजी, D इसका स्ट्रेन है, और 2 रोमन नंबर। इससे पहले एक और डिस्कवर हुआ था, है ना, मतलब वो सही से नहीं सही से आइसोलेट नहीं हो पाया था, तो ये दूसरा नंबर का है जो आइसोलेट किया गया था ऐसा। लेकिन सबसे पहला एंजाइम है जो आइसोलेट हुआ था एकदम सही तरीके से, तो ये है हिंद 2, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए, ये रिकॉग्नाइज करते हैं 6 बेस पेयर, कितने बेस पेयर, 6 बेस पेयर, ठीक है। मतलब अधिकतर होता है 6 बेस पेयर, ये ज्यादा भी हो सकते हैं अधिकतर होता है 6 बेस पेयर, ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, 4 बेस पेयर का भी सीक्वेंस हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, तो ऐसा, ठीक है। तो ये है, देन इको R1 एंजाइम आइसोलेट किया गया, उसके बाद कौन सा आइसोलेट किया गया था, इको R1 एंजाइम। तो इको R1 तो जिसमें डिस्कवर किया था उसका नाम है इस्चेरिशिया कोलाई, स्ट्रेन कौन सा है, RY13, कौन सा है, RY13, ये स्ट्रेन है ना। तो ये है ई से इस्चेरिशिया से ई ले लिए, ई, CO कोलाई से CO ले लिए, R इसके स्ट्रेन है, RY, है ना, तो ये R स्ट्रेन है। फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया था कंप्लीटली सही ढंग से, तो ये फर्स्ट एक ऐसा, तो सिंपल ये है। अब 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी मौजूद हैं या फिर डिस्कवर किए जा चुके हैं। सिंपल, आपको सभी एंजाइम का नाम नहीं देखना, केवल क्या देखना है कि ये जो एंजाइम है वो रैंडम कट नहीं करता, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करता है। पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था, वार्नर आर्बर में। तो पहली बार किसने आइसोलेट किया था एंजाइम, तो उसका नाम क्या है, हैमिल्टन स्मिथ, इन्होंने आइसोलेट किया था। और उस एंजाइम का नाम क्या है, हिंद 2, जिसको निकाला था उसका नाम क्या है, हिंद 2, ठीक है। उसके बाद ये जो एंजाइम है वो कौन से जीव से आइसोलेट किया गया था, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है वो 4 से 8 बेस पेयर के बीच में हो सकते हैं, है ना, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब हिंद 2 के आइसोलेट होने के बाद कौन सा किया गया था, इको R1, तो किससे किया था, इक्योलाई से, क्लियर एकदम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, उसमें से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या बायोटेक्नोलॉजी में हम टाइप 2 का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATP की आवश्यकता नहीं होती, DNA फ्रेगमेंट्स को कट करना है तो ATP या फिर एनर्जी नहीं चाहिए। टाइप 2 यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कोई सिंगल स्ट्रैंड पर कट कर रहा है तो ऐसा नहीं, है ना, यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और ये दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, DNA के दोनों स्ट्रैंड में कट लगाता है ना, सिंपल। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, नामकरण मतलब छठी कार्यक्रम, सिंपल। तो देखो, नामकरण है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल आपके पास एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है इको R1, ये एंजाइम का नाम है, इकोलाई से जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब इसका नामकरण ऐसा क्यों किया गया और कैसे किया गया, देखो यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ, उसके बाद क्या है CO, तो CO, उसके बाद क्या है R, उसके बाद क्या है 1,
ये ऐसा, ये जो नाम है वो किस आधार पर दे रहा है, ई बराबर क्या होगा, इस्चरिशिया, इस्चरिशिया, ठीक है। और CO बराबर क्या होगा, CO बराबर होगा आपका कोलाई, क्या होगा, कोलाई। ये है जीनस नेम और ये जो है आपका स्पीसीज, स्पीसीज का नाम है। आर जो है इसका क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन कौन सा, स्ट्रेन रफ है स्मूथ है, तो आर बराबर रफ, तो ये इसका स्ट्रेन है, ठीक है। और आई, ये जो आई लिखे ना, ये आई नहीं है, ये रोमन अक्षर में लिखा गया 1 है ना, तो ये होता है रोमन, रोमन लेटर में, किसमें, रोमन लेटर में, रोमन लेटर। क्लियर, एकदम क्लियर, सिंपल। नामकरण कैसे किए, सिंपल। इसका जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है वो इसका जीनस का लेते हैं, CO जो 2 लेटर हम ले रहे हैं वो इसका स्पीसीज का है, आर जो है इसका स्ट्रेन है, रफ है या फिर स्मूथ है ऐसा स्ट्रेन रहता है, चिकना है या फिर खुरदुरा है ऐसा, ठीक है। और फर्स्ट ये जो रोमन लेटर है वो इसका क्या करता है, ऑर्डर बताता है कि कौन से क्रम का है ये, है ना। ये पहले क्रम का है, एक लिखे मतलब पहले नंबर का है जो आइसोलेट किया गया था, इसके बाद R2, R3, R4, R5 ऐसे भी, ठीक है। तो सिंपल ये है। तो ये है नामकरण, सिंपल, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें कुछ चीजें हैं, आप जीनस और स्पीसीज का नाम क्या करते हो, इटैलिक्स में लिखते हो। तो आप नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके हो कि जीनस और स्पीसीज का नाम इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में, है ना। तो यहाँ पर हम इसको हम तिरछे अक्षरों में लिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन को हम इटैलिक्स में नहीं लिखे हैं, है ना। सिंपल, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो, रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट से सवाल आया था, मैं बताया ना। स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेशल सीक्वेंस 4 से 8 बेस पेयर का बना होता है, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक का मतलब उल्टा सीधा एक समान। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख दे, मलयालम, इधर से भी पढ़ो तो भी वही है, इधर से भी पढ़ो तो भी वही है ना, ऐसा मलयालम। मैडम, मैडम, इधर से पढ़ो तो भी मैडम, इधर से पढ़ो तो भी मैडम। तो वैसे ही ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, है ना। ये 2 प्रकार के कट बनाते हैं, एक को बोलते हैं ब्लंट एंड और एक को बोलते हैं स्टिकी एंड, या फिर इसी को कोहेसिव एंड या फिर स्टेगर्ड एंड बोलते हैं। सिंपल, कट कर रहे हो, कट कर रहे हो मतलब वहां पर कट 2 प्रकार का बन सकता है। एक जो सीधा जहां पर ब्लंट हो, ब्लंट का मतलब होता है क्या कि ये हिस्सा, है ना। सिंपल, ब्लंट का मतलब जहां पर एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं निकली गई है, एकदम बराबर कटा है, एकदम बराबर ऐसे, तो बीचों बीच कट जाए तो ये है ब्लंट एंड, एकदम 2 भागों में बढ़ जाए बराबर बराबर, ठीक है। और एक होता है क्या, स्टिकी एंड। स्टिकी का मतलब जो थोड़ा सा आधा एक हिस्सा ना निकला हुआ हो, है ना, मतलब कुछ हिस्सा इसका निकला हुआ रहता है एक्स्ट्रा, बराबर कट नहीं होता, वो कहलाता है स्टिकी एंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल, ये अंदर में कट कर रहा है ना, ऐसे अंदर में कट कर रहा है, तो ये एंडोन्यूक्लियस है। क्या है, एंडोन्यूक्लियस। देखो, ये मान लो बाहरी हिस्सा इधर का एंड है, इधर ये है क्या, एंड साइड, ये बीच में कट कर रहा है इसलिए एंडोन्यूक्लियस अंदर में। तो EcoR1 एक एंजाइम है जो कट कर रहा है, और ये ब्लंट एंड कट कर रहा है। कैसा, ब्लंट एंड, जिसको फ्लश कट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लश कट। सिंपल, देखो दिख रहा है ना आपको, सिंपल, देखिए ये जो कट है उसमें आपको बराबर दिख रहा होगा, इधर बराबर और इधर बराबर, इसको बोलेंगे ब्लंट एंड। दूसरा कट होता है क्या, EcoR1 कट करता है, वो कौन सा कट करता है, ये एग्जिट में कट कर रहा है। मान लो ये लास्ट किनारा है एग्जिट साइड, तो ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं होगा, एग्जिट में कट कर रहा है, इधर से अंदर ये एग्जिट, है ना, तो इसको एक्सोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। मान लो यही हिस्सा DNA के लंबे फ्रेगमेंट के बीच में है, तब वो एंडोन्यूक्लियस भी हो जाएगा, क्योंकि बीच में है ना वो हिस्सा, तो एंडोन्यूक्लियस भी हो जाएगा। तो सिंपल, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ये एग्जिट साइड में एंड में कट कर रहा है तो एक्सो पढ़ेंगे ऐसे करके। तो ये EcoR1 है। ये आपका कैसा कट कर रहा है, देखिए यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, और ये यहाँ पर कट किया, ठीक है, ये ऐसा। तो यहाँ पर ये ऐसा आपको 2 स्टैंड प्राप्त होगा, एक यहाँ पर ये हिस्सा खाली है, इधर से ये हिस्सा खाली है ना, ये लंबा अलग से निकला है,
ये है ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब होता है स्ट्रैंड जो एक्स्ट्रा निकला रहता है उसको हम बोल रहे हैं ओवरहैंग, है ना। तो ये आपको किसमें मिलेगा, स्टेगर कट या फिर स्टिकी एंड में। स्टिकी क्यों बोल रहे हैं मालूम, सिंपल ध्यान से समझना। इसको आप नॉर्मल नजदीक लाओगे ना तो ये जुड़ेगा नहीं। कौन सा वाला, ब्लंट है। इसको आप ऐसे नजदीक लाओगे ना तो ये जुड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने फास्फोडाइएस्टर काट दिया है, दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं आसानी से। अब यहाँ पर जो स्टिकी एंड रहता है ये आसानी से क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि इनके बीच जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। ये जैसे ही ऐसे नजदीक आएगा तो इनके बीच ए टी ए, इधर टी ए, ऐसे इनके बीच क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड जुड़ने लगेगा। यहाँ पर कोई बॉन्ड जुड़ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने लगेगा तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आसानी से ऐसे जुड़ जाते हैं। जैसे ये नजदीक आते हैं लाइगेज एंजाइम फट से इन लोग को जोड़ देगा, सिंपल। तो ऐसा आपको दो प्रकार का कट देखने को मिलता है। सिंपल, यहाँ पर आपके पास ना कुछ एंजाइम्स के नाम है, आपको नोट करना है कर सकते हैं, कौन कैसा कट दे रहा है, कौन ब्लंट कट दे रहा है, कौन स्टिकी कट दे रहा है ना। तो आपको सिंपल एक ये ध्यान में रखना है और इसका ये जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैसा कट कर रहा है, स्टिकी कट कर रहा है। बाम H1 है, ये भी अगर आप देख लिए बहुत अच्छी बात है, ये भी आप ध्यान में रख उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है, केवल ये लास्ट है थर्मोफिलस एक्वेटिकस, मतलब थर्मस एक्वेटिकस। इससे क्या है, ये एंजाइम का नाम है टैक1, ये है। अब ये कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ, ये ऐसे। तो 4 अक्षर का भी है ना, देख रहे हो ना, 4 अक्षर का भी है, 6 अक्षर का है मैक्सिमम अधिकतर, तो इस कारण से ये लिखो तो सही, नहीं लिखो तो भी सही, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल समझिए आप लोग, है ना। क्या है कि यहाँ पर आपके पास ना 2 डीएनए, एक है वेक्टर डीएनए जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालोगे, एक है फॉरेन डीएनए, इसमें है आपका डीएनए, है ना, मतलब फॉरेन डीएनए जो आपको डीएनए चाहिए वो है, तो इसमें आप कट करोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप सेम कैंची से ही तो कट करोगे, जो कैंची सेम टाइप का कर दे रही है उसी से। मान लो एक कैंची आपको ऐसा कर दे रही है और एक कैंची आपको ऐसा कर दे रही है, दोनों आपस में जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता। आपको इसको जोड़ने के लिए उसी कैंची से काटना होगा ताकि ऐसा कट उस पेपर में भी बने, ताकि दोनों पेपर को आप आसानी से जोड़ सको, सेम कट है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जिस एंजाइम का यूज वेक्टर को काटने में कर रहे हैं उसी एंजाइम का यूज फॉरेन डीएनए को भी काटने में करेंगे, ताकि दोनों सेम कर दे और दोनों को फिर आसानी से जोड़ा जा सके। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया तो ऐसे आपको इसके एंड दिखे, यहाँ पर इसके एंड दिखे, ये स्टिकी एंड कहलाता है, एक्स्ट्रा निकला हुआ स्टिकी एंड। तो ये आपस में ऐसे जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेट को ऐसे जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब मैं बताया था ना, एक डीएनए किसी दूसरे जीव का, ये जो डीएनए हिस्सा है वो किसी दूसरे जीव का, तो 2 अलग अलग डीएनए मिलकर जो डीएनए बनाते हैं ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सिंपल। तो ये ऐसा होता है, सिंपल। नीट 2016 और 2019 में से सवाल आया था, डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, इसका काम क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। किसको जोड़ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। अब अभी आपको बताया था डीएनए लाइगेज कौन से बॉन्ड पर काम करता है, फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसको जोड़ता है ये, सिंपल। ये हो गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दोनों के बीच जोड़ दिया, ऐसा। T4 डीएनए लाइगेज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इकोलाई के भी। तो यहाँ पर वायरस का भी क्या होता है, मतलब T4 डीएनए, T4 एक बैक्टीरियोफेज है ना, तो उसके डीएनए लाइगेज और इकोलाई में जो डीएनए लाइगेज मिलता है उसका यूज किया जाता है, सिंपल। इकोलाई में जो डीएनए लाइगेज मिलता है उसका यूज हम करते हैं मैक्सिमम, ऐसा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, सिंपल, क्लियर। ये एक एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम का नाम आप ध्यान में रखेंगे। इस एंजाइम का काम क्या है, एल्कलाइन फास्फेटेज। ये इकोलाई से प्राप्त किया गया था एंजाइम, या फिर काफ इंटेस्टाइन से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या करता है, जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है ना, तो ये जो स्ट्रैंड है ये किससे बना है, फॉस्फेट और शुगर से। किससे, फॉस्फेट और शुगर से। दोनों के बीच रहता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड,
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड रहता है। तो सिंपल ये जो एंजाइम क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। किसको रिमूव कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप को। कहाँ से? 5 प्राइम एंड से। तो सिंपल ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। इधर मान लो 3 प्राइम एंड है ये वाला, तो यहाँ पर कार्बन रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन, तीसरा कार्बन, है ना, ऐसा। तो इधर भी है, मान लो ये है 5 प्राइम नीचे में और इधर 3 प्राइम ऊपर में, ऐसा। तो 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है उसको ये एंजाइम काट के निकाल देता है। तो सिंपल ध्यान से सुनना, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप ये निकल गया तो ये हिस्सा किसी से और जुड़ने लायक बचा? इधर से कोई हिस्सा जुड़ सकता है क्या? यहाँ पर केवल क्या है, ये क्या बचा? शुगर है, शुगर का हिस्सा बस बचा है। फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो ये आगे किसी से और जुड़ नहीं सकता, लाइगेशन को रोकता है। तो ये प्रिवेंट्स लाइगेशन टू वन अनदर, है ना। मतलब फॉस्फेट ग्रुप को हम हटा देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही हटता है तो दूसरे डीएनए से फिर आपस में नहीं जुड़ता है। सिंपल, क्लियर है ना। आपको एंजाइम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं हटाया तो कोई दूसरा डीएनए से अगर ये जुड़ गया, लंबा चैन बना लिया, तो फिर से वही चीज आप दोहराते थोड़ी रहोगे। इसलिए आप क्या करते हैं, इसको हटा देते हो इस एंजाइम की मदद से। तो सिंपल ये रहा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तक का। आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, कुछ इसके बारे में डिटेल्स करा दिए हैं, है ना। अब हम धीरे धीरे इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।